सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन। और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू क्लास 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। तो जो नए हैं वो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। अब नए चैप्टर से शुरू करते हुए स्टूडेंट्स, तो अब हम डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स सबसे पहले पढ़ेंगे कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स का डेफिनेशन क्या है। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। जो भी नेचर को स्टडी किया जा रहा है और उससे एसोसिएटेड जो भी लॉज है उन लॉ की हम स्टडी कर रहे हैं, उसी को हम फिजिक्स कह रहे हैं। चलिए अब इसका डिटेल्ड वर्जन अगर बात करें फिजिक्स के डेफिनेशन का, तो यहां हम बोल रहे हैं इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी ऑब्जर्व, मेजर एंड डिस्क्राइब। ठीक है, जो हमने बात की स्टडी, उस स्टडी में ये तीन चीजें होती है। जो भी आप नेचुरल फेनोमेना बोल रहे हैं, उस नेचुरल फेनोमेना को आप स्टडी इन तीन पार्ट में करते हैं। पहले तो उस नेचुरल फेनोमेनन को आप ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद आप उस फेनोमेनन को मेजर करते हैं, उसके बाद उस फेनोमेनन को आप डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, जैसे न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था। ठीक है, तो न्यूटन के सर पे जब एप्पल गिरा तो उसने पहले तो उस फेनोमेनन को क्या किया, जो इवेंट हो रहा था एप्पल का गिरना, उस फेनोमेनन को उसने ऑब्जर्व किया। उसने ये देखा कि एप्पल सीधा नीचे क्यों गिरा, एप्पल राइट वर्ड्स या लेफ्ट वर्ड या आगे या पीछे क्यों नहीं गिरा। तो पहले तो उस फेनोमेनन को उसने ऑब्जर्व सिंपली किया। उससे पहले लोगों के सर पे बिल्डिंग गिरी, पत्थर गिरे, पर किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया। इवेंट हो रहे थे, ऐसा नहीं कि न्यूटन के सर पे गिरने के बाद ही इवेंट हुए, इवेंट उससे पहले भी हो रहे थे, पर किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया था। ऑब्जर्व करने के बाद उसने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके उस फेनोमेनन को मेजर किया। मेजर करने के लिए उसने कोई फोर्स की बातें की, जो हम जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में F इज इक्वल टू G m1m2 बाय r स्क्वायर करके जो फोर्स की बात कर रहा था, वो जो अर्थ की तरफ ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको मेजर करने के लिए उसने देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे ऑब्जेक्ट खींचा जा रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एंड फाइनली उस फेनोमेनन को उसने क्या किया, डिस्क्राइब किया। ठीक है, मतलब डिस्क्राइब ऐसे सेंस में किया कि एकदम बच्चे से बच्चे को उसकी लैंग्वेज समझ आने लगे। ठीक है, लेमैन्स टर्म हम कहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पहले तो आप उस फेनोमेनन को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद मेजर करेंगे, एंड मेजर करने के बाद उस नेचुरल फेनोमेनन को आप डिस्क्राइब करेंगे कि एक बच्चे से बच्चे को समझ आए। जैसे ऐसा नहीं है कि आपको वो इवेंट जिसमें न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि एप्पल का गिरना नीचे, ठीक है, आपने बचपन में पूछा होगा कि ये ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिरता है, तो बताया जाता होगा आपको उस टाइम पे कि एक अर्थ ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, 9th क्लास में ग्रेविटेशन, तो उस टाइम पे आप पढ़े भी हैं। तो ऐसा नहीं कि इसको पढ़ने के लिए, साइंस के कोई भी टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको साइंस का ही स्टूडेंट होना जरूरी है। ठीक है, इवन कॉमर्स का स्टूडेंट या फिर अनएजुकेटेड पर्सन भी उस टॉपिक को समझ पाए, इतने सिंपल टर्म्स में उस फेनोमेनन को एक्सप्लेन किया जाता है, तभी वो साइंस जो हम बात कर रहे हैं वो फिजिक्स में कंसिडर होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी ऑब्जर्व, मेजर एंड डिस्क्राइब नेचुरल फेनोमेनन। और नेचुरल फेनोमेनन यहाँ कौन कौन है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जैसे जो भी ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, मोशन, ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी, जो हम एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे। दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर एज इन सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड का एक्सपांशन, फ्लूइड का मोशन, गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट है साउंड। ठीक है, साउंड के बारे में पढ़ेंगे
जिसका हम सिनोनिम अकाउस्टिक्स करके भी कहते हैं। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट करके एक फेनोमेनन पढ़ेंगे। आपने ऑब्जर्व किया होगा एक फेनोमेनन, जब ऑटो हॉर्न बजा के आपकी तरफ आता है उस टाइम पे ऑटो की लाउडनेस बढ़ती रहती है, और जैसे जैसे ऑटो हॉर्न बजा के आपसे अवे जाता है वैसे वैसे लाउडनेस ऑटो की घटती रहती है। ये किस फेनोमेनन के कारण कहलाता है? साउंड में डॉपलर इफेक्ट। इसको आगे मैं डिस्कस कराऊंगा। तो ये जो साउंड जो हम बात कर रहे हैं अकाउस्टिक्स फेनोमेनन, वो फेनोमेनन हो रहा है, उसको ऑब्जर्व किया डॉपलर ने और उसे एक्सप्लेन किया अपने फॉर्मूले देते हुए, एंड सो ऑन। नेक्स्ट लाइट, जिसका सिनोनिम आप ऑप्टिक्स करके पढ़ेंगे चैप्टर में। तो लाइट के बारे में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, TIR, लेंस, मिरर, ठीक है, ये सब चीजें इस फेनोमेनन में देखी जाएगी। नेक्स्ट है आपका हीट। थर्मल फिजिक्स में हम पढ़ेंगे कि हीट का फ्लो कैसा होता है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें थर्मल फिजिक्स में पढ़ा जाएगा कंडक्शन, कन्वेक्शन, इन सब टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट आप क्लास 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। मतलब हम बोल रहे हैं फिजिक्स में एटम न्यूक्लियस लेवल से लेके यूनिवर्स लेवल तक की स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से लेके मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? फिजिक्स। ठीक है, रिलेटेड टू मैटर एंड एनर्जी। और बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं कि मैटर और एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, ट्रैवल होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द स्पेस टू द अदर पार्ट ऑफ द स्पेस। तो ये है स्टूडेंट हमारा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। तो इसमें हम सिंपल कहते हैं नेचुरल फेनोमेनन की स्टडी की जाती है, उसके लॉ जो हो रहे हैं उन लॉ को हम पढ़ते हैं। हम कोई लॉ बनाते नहीं है, इन्वेंट नहीं करते हैं ना, मतलब कोई इवेंट को इन्वेंट नहीं करते हैं, उस इवेंट से एसोसिएटेड हम कोई एक लॉ, मैथमेटिकल रिलेशन हम फॉर्मुलेट करने जाते हैं। तो उसकी स्टडी मतलब उस इवेंट को ऑब्जर्व करने से लेके, मेजर करने से लेके, डिस्क्राइब करने तक, जब तक ये तीनों प्रोसेस ना हो जाए तब तक उस फिजिक्स की कंप्लीट स्टडी नहीं हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका फिजिक्स का डेफिनेशन। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिखने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी करके। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो दोज क्वांटिटीज बाय मींस ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, जिसकी मदद से हम फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे लेट्स से हमें पढ़ना है वर्क पावर एनर्जी, तो हमें पता होना चाहिए फोर्स क्या होता है। हमें मोशन के बारे में पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब टर्म्स को बारे में पता होना चाहिए। पावर, इसका डेफिनेशन और का मतलब क्या होता है, इसके यूनिट के बारे में। ठीक है, जैसे हमें थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़ना है तो हमें टेम्परेचर पता होना चाहिए, हीट टेम्परेचर है ना, डिफरेंस के कारण हीट फ्लो होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। वैसे ही हम करंट के बारे में देखना चाहते हैं, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से निकलता है, पोटेंशियल डिफरेंस जब हो किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। और नेक्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब हमें किसी भी लॉ को अगर पढ़ना हो तो उससे एसोसिएटेड कुछ क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, और हर क्वांटिटी का एक प्रॉपर मीनिंग होता है उस लॉ में। तो वो क्वांटिटी अगर हमें पता है तभी हम उस लॉ को डिस्क्राइब करते हैं। तो जिन क्वांटिटी की मदद से हम फिजिक्स के लॉ को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सके वो क्वांटिटी हमारी क्या है स्टूडेंट? आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के पास ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स इसेंशियल है, होने चाहिए। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, टोटल फिजिक्स में जो 11th 12th में हम पढ़ेंगे लगभग 350 क्वांटिटी है जिनका हमें यूज करना है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी जो हम यूज करेंगे उसका कोई ना कोई प्रॉपर डेफिनेशन जरूर होगा। ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं है जिसे हमने बोल दिया मान लो। ठीक है, हर एक का एक प्रॉपर डेफिनेशन होगा। जैसे वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम। तो हर एक का एक प्रॉपर डेफिनेशन जरूर होगा, और जब एक प्रॉपर डेफिनेशन होगा तभी उस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी में कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं कि आलू बटाटा वड़ा को हम फिजिकल क्वांटिटी मान रहे हैं, कि जब तक उसके साथ एसोसिएटेड कोई डेफिनेशन नहीं है तब तक वो फिजिकल क्वांटिटी वेल डिफाइंड नहीं है।
नेक्स्ट आते हैं एक्सेसिबिलिटी, मतलब वो इजीली एक्सेसिबल हो। ये नहीं कि आपको लेट से वेलोसिटी मेजर करनी है एक बॉडी की, तो आप उसको मेजर करने के लिए आपको लेट से दिल्ली जाना पड़ेगा या चाइना जापान जाना पड़ेगा। ठीक है, आप गांव से लेके शहर तक कहीं पे भी जाएं, उस स्पीडोमीटर में आप सिंपली पॉइंटर जितना डिफ्लेक्ट करेगा उसको देख के आप बता सकते हैं कि कोई गाड़ी की स्पीड कितनी है। तो एक्सेसिबल होना चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट, वो यूनिट, वो क्वांटिटी आपके एक्सेसिबल अप्रोच में होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप इतना है ना स्पीड को मेजर नहीं कर सकते आप, है ना, यहाँ कोई कास्ट डेफिनेशन है ना, इसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। नेक्स्ट इनवेरिएबिलिटी, वेरिएबल देख रहे हैं, इनवेरिएबिलिटी मीन्स जो चेंज ना करे। ऐसा ना हो कि आज से 100 साल के बाद वेलोसिटी का डेफिनेशन कुछ और आ जाए। ठीक है, आज से 100 साल पहले जो वेलोसिटी का डेफिनेशन था आज भी वही है और आज से 100 साल बाद भी वही रहेगा। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी तभी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी जब वो इनवेरिएबल हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन और टाइम। ये नहीं कि चाइना में वेलोसिटी का डेफिनेशन कुछ और होगा, हर पोजीशन, इंडिया, अमेरिका, चाइना, जापान, सब जगह वेलोसिटी का डेफिनेशन सेम रहेगा। इट विल नॉट बी वैरिंग विथ पोजीशन, इट इज इनवेरिएबल, दैट इज कांस्टेंट। नेक्स्ट कन्वीनियंस इन यूज, ऐसा नहीं कि वेलोसिटी को आपको मेजर करने के लिए आपको उल्टा लटकना होगा, आप इसे सिंपल यूज कर सकते हैं। आप स्पीडोमीटर में देखेंगे, जितना स्पीडोमीटर पॉइंट डिफ्लेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग लेके आप बता सकते हैं। जैसे टेम्परेचर नापना है तो सीधा इंस्ट्रूमेंट आप देख के बता सकते हैं कि टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि हर फिजिकल क्वांटिटी के पास ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होगी, तभी वो फिजिकल क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा फिजिकल क्वांटिटी पे डिस्कशन, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। 2 टाइप की हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल, जैसे मैं बोलूं अगर मैं इस पेन को तोड़ता हूं, तोड़ने पे क्या मिलेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स मिलेंगे। उन पार्ट्स को अगर मैं और फाइन पार्टिकल्स में तोड़ा, मुझे क्या मिलेंगे, मुझे मिलेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल को और तोड़ा तो मिलेंगे एटम्स, एटम को तोड़ने पे मिलेंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट को तोड़ने पे मिलेंगे न्यूक्लियस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस को तोड़ा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब कोई भी मैटर को जब तोड़ा जाएगा आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम बोल सकते हैं मैटर का एलिमेंट्री पार्टिकल आपके क्या हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। वैसे ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप तोड़ते हैं तो एकदम जो बेसिक है ना, जो एकदम एलिमेंट्री क्वांटिटीज होती है, वो एलिमेंट्री क्वांटिटी क्या कहलाती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दे आर बेसिक और वेरी एलिमेंट्री क्वांटिटीज, है ना। तो ये एकदम बेसिक एलिमेंट्री क्वांटिटीज हैं जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी करके कह रहे हैं। तो इनको हम बोल रहे हैं डिफाइंड क्लियरली एंड स्पेसिफिकली, प्रिसाइजली बाय स्पेसिफाइंग अ प्रोसीजर फॉर देयर मेजरमेंट। और जो हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटी करके इंट्रोड्यूस की गई थी, उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का एक क्लियरली एंड प्रिसाइजली उन्हें डिफाइन किया गया था। और डिफाइंड बस थ्योरेटिकली नहीं, उसको डिफाइन करने के लिए एक प्रोसीजर, एक एक्सपेरिमेंट से उस क्वांटिटी को मेजर भी किया जा रहा था। ठीक है, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन था उस क्वांटिटी से एसोसिएटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट है दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ये क्वांटिटी, सातों के सातों क्वांटिटी जो हम लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज में, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, इसीलिए फंडामेंटल है, बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट है दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के टर्म में हम इन्हें एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए फंडामेंटल है। और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, पहला है मेरे पास मास, दूसरा है लेंथ, तीसरा है टाइम, नेक्स्ट वन टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लास्ट वन इज लुमिनस इंटेंसिटी। इन्हीं 7 क्वांटिटी को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी में काउंट किया है।
इससे 8th वन कोई क्वांटिटी फंडामेंटल में नहीं गिनी जाती। साइंटिस्टों ने मिलके इन्हीं 7 क्वांटिटी को एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया, उसके डेफिनेशन को पता करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए एक प्रोसीजर एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया। तो वो सब अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसी यूनिट चैप्टर में। पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट, फिर पढ़ा जाएगा डायमेंशन। तो ये तो था आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। मास को आप लेंथ और टाइम के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना, कोई भी एक क्वांटिटी आप बाकी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटीज बनी हुई है। नेक्स्ट आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड नाम से समझ आता है कहां से डिराइव हुई होंगी, फंडामेंटल से। जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी में कहलाती है। जैसे यहां बोला जा रहा है डिफाइंड बाय मेकिंग यूज ऑफ सम अदर क्वांटिटी, तो इनको कैसे डिफाइन किया, कोई दूसरी क्वांटिटी का यूज करके। तो मैं बोल रहा हूं दे आर डिपेंडेंट ऑन 2 और मोर देन 2 फंडामेंटल क्वांटिटी। ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, ये डिराइव्ड क्वांटिटी 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। ये इंडिपेंडेंट थी पर ये डिपेंडेंट है, डिराइव हुई है फ्रॉम फंडामेंटल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलूं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ बाय टाइम। ठीक है, तो 2 फंडामेंटल या 2 से ज्यादा फंडामेंटल या फंडामेंटल डिराइव्ड या 2 डिराइव का यूज करके, जैसे फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कहां से आया, वेलोसिटी बाय टाइम से। ठीक है, पावर, चार्ज, एरिया, टोटल 350 क्वांटिटी में बस 7 क्वांटिटी ही आपकी फंडामेंटल में काउंट होगी, बाकी 343 क्वांटिटीज को आप डिराइव्ड क्वांटिटी में काउंट करेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी के बीच डिफरेंशिएशन। तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें स्टूडेंट्स। हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट के बारे में। यूनिट क्या होता है, ये कहां पे यूज होता है, ये सब इसका बेसिक डेफिनेशन। जैसे अगर मैं बोलता हूं मुझे इस पेन की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पेन को मेजर करने के लिए मैं एक रेफरेंस सेट करूंगा। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हम रेफरेंस क्या सेट करेंगे, 1 मीटर। तो अगर मैं बोलता हूं इतना अगर मेरा 1 मीटर है, तो इस 1 मीटर के रिस्पेक्ट में ये कितने टाइम्स है, 2, 3, 4, 5। तो अगर ये 5 टाइम्स हो गया तो हम कहेंगे कि इसका लेंथ कितना है आपका, 5 मीटर। मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी को आपको मेजर करना है उसके आप क्या सेट करेंगे, एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे और आप पता करेंगे उस स्टैंडर्ड के रेफरेंस में ये कितना टाइम्स है, तो आप बता देंगे कि ये उतना लेंथ हो गया। और अलग अलग मेजरमेंट आप इस सिंपल जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया है, जिसे हम यूनिट कहेंगे, वो यूनिट के रेस्पेक्ट में आप मेजर कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर मैं एक 1 kg सेट कर दिया, तो 1 kg से मैं 100 kg, 10 kg, 20 kg, मैं बस सिंपल ये चेक कर सकता हूं कि उस 1 kg के रेस्पेक्ट में वो मेजरमेंट कितने टाइम्स है। तो यहां पे हम बात करने जा रहे हैं यूनिट की। तो यूनिट को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं स्टूडेंट, यूनिट के बारे में यहां लिखा है टू मेक मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जिस फिजिकल क्वांटिटी का आप मेजरमेंट लेना चाहते हैं, सेट स्टैंडर्ड। ठीक है, एक स्टैंडर्ड आप सेट करेंगे फॉर दैट मेजरमेंट, सो दैट डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है, मतलब उसी फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग मेजरमेंट आप उस स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में सेट कर सकते हैं। 1 kg, 1 मीटर, अभी ये सब डेफिनेशन जो सेट किए गए थे स्टैंडर्ड्स, वो उनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आपका मेजरमेंट कंप्लीट कब होगा। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं इसका मेजरमेंट लेना है, तो इस मेजरमेंट को हम कंप्लीट मेजरमेंट कब कहेंगे, जब इससे एसोसिएटेड 2 चीजें आप पता कर लें। जैसे अभी हमने बोला फॉर एग्जांपल 10 मीटर करके, तो 10 मीटर में क्या दिखाई दे रहा है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ ही साथ उससे एसोसिएटेड एक यूनिट। तो हम बोल रहे हैं मेजरमेंट, एक कंप्लीट मेजरमेंट कब कहलाएगा, तो जब उसका यूनिट मेंशन हो। ये रहा नेम ऑफ यूनिट, जैसे मीटर। ठीक है, और दूसरा लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये रहा न्यूमेरिकल वैल्यू जो ये बताएगा कि इस 1 मीटर के रेस्पेक्ट में, यूनिट के रेस्पेक्ट में वो कितने टाइम्स है। तो हमने लिखा है हाउ मेनी टाइम्स यूनिट इज कंटेन्ड इन दैट मेजरमेंट। वो यूनिट 1 मीटर उस मेजरमेंट में कितने टाइम्स है, वो आपको 10 मीटर, ये टोटल कंप्लीट मेजरमेंट बताएगा। तो एक पूरा मेजरमेंट कंप्लीट कब होगा, जब ये 2 चीज एसोसिएटेड हो जाए, दैट इज मैग्नीट्यूड,
जैसे हम कह रहे हैं इस मेजरमेंट का मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, उसमें दो चीज होंगी, एक आपका होगा न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी चीज होगी आपके पास यूनिट करके, ठीक है। चलिए अब आते हैं ये सब यूनिट्स किसने डिस्कस किए, ठीक है। सबसे पहली बात आ रही है ये यूनिट्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो 1971 ये ईयर था। इससे पहले जो भी एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज होती थी, है ना, आपकी जो भी करेंसी सिस्टम होता था उनमें सिंपल ऐसा कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं बना हुआ था, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 रुपीज में आपके लेट से 1 kg ऑनियन आएंगे, ठीक है। वहां पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी मार्केट में। जैसे आपको प्याज चाहिए, मेरे पास लेट से चावल है तो मैं 2 बोरी प्याज दूंगा और आपसे 3 kg लेट से 3 ना बोरी चावल लूंगा। तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, सब मार्केट्स में अपने अपने रूल डिसाइड कर रखे थे। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उस बार्टर ट्रेड जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसे, ये था बार्टर ट्रेड करके, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इसी से काम हो रहा था। उस टाइम पे कोई करेंसी ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सिस्टम में 1971, ठीक है, आज से 50 साल लगभग, ठीक है, उस टाइम पे CGPM, ठीक है, ये फ्रेंच में, ठीक है, फ्रांस में एक ऑर्गेनाइजेशन है साइंटिस्ट लोगों की, जिसका फ्रेंच नेम क्या है, फ्रेंच नेम है कॉन्फ्रेंस जनरले डेस पॉइंट्स एट्स मेजर्स करके, ठीक है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है आपके पास जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। इन्होंने 1971 में 7 SI यूनिट्स करेस्पॉन्डिंग टू फंडामेंटल क्वांटिटी, जो हम जानते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके 7 SI यूनिट्स दिए। उस SI, फिर से फ्रेंच नेम इसका क्या है, सिस्टम इंटरनेशनली, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके पास है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वो 7 यूनिट्स क्या क्या दिए वो सब अब हम आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो उससे पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर देखते हैं। अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स, 3 स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो हम बेसिकली यूज करेंगे। पहला सिस्टम है आपके पास MKS सिस्टम, जिसमें आप लेंथ, मास, टाइम, जिसे हम SI यूनिट भी सिस्टम कहते हैं। तो M मतलब क्या होता है, मीटर, मीटर किसका SI यूनिट है, लेंथ का। वैसे ही K मतलब क्या होता है, KG, किलोग्राम करके, ठीक है। S मतलब क्या होता है, सेकेंड, ठीक है, S फॉर सेकेंड। तो ये हो गया आपका MKS सिस्टम। वैसे CGS में बात करते हैं तो C मतलब हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर, G मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्राम, एंड S हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, सेकेंड। ये हुआ CGS सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं FPS पे बात करने। तो F तो हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, फुट, ठीक है। P मतलब पाउंड, पाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं LB से। ये करेंसी वाला पाउंड सिस्टम नहीं है, ये मास का ना पाउंड सिस्टम है, जिसे हम क्या कहेंगे, हम पाउंड में यहाँ पे बोलते हैं कि 1 पाउंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.453 kgs, ठीक है। जो भी बेकरी सिस्टम में पाउंड सिस्टम होता है उसमें अब 200 पाउंड केक ना, तो इस हिसाब से पाउंड सिस्टम चलता है। तो ये हुआ पाउंड। और S मतलब फिर से सेकेंड ही होगा। और यहाँ पे ये बताने वाली चीज है कि जो भी हाइट मेजर करते हैं वो फुट में मेजर करते हैं, जहां पे 1 फुट लगभग कितना होता है आपका 12 इंचेस, जहां पे 1 इंच बराबर कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिनको आप यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो ये तो है हमारा डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम क्वेश्चन में अपने नए यूनिट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज हमने इंट्रोड्यूस किया आयोटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो उसमें हम अपने हिसाब से वो क्वेश्चन में अपने यूज भी करेंगे। जैसे 2 मीटर मान लिया, 3 ग्राम मान लिया, 50 सेकेंड मान लिया। तो ये स्टैंडर्ड है। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड जो मोस्ट कॉमनली यूज होंगे वो MKS और आपके CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर हम डिस्कस करते हैं ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उनके यूनिट्स, SI यूनिट्स और उनके डायमेंशनल सिंबल। तो CGPM गवर्निंग बॉडी ने ये 7 यूनिट्स को, इस 7 क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, इनके सिवा और कोई 8वीं फंडामेंटल क्वांटिटी काउंट नहीं होती। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है हमारे पास, मास, दूसरी है लेंथ, नेक्स्ट है टाइम,
नेक्स्ट है टेम्परेचर, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लास्ट वन है लुमिनस इंटेंसिटी। इन 7 के एसआई यूनिट और डायमेंशनल सिंबल डिस्कस करते हैं। तो मास का एसआई यूनिट क्या होता है आपका केजी, और इसका डायमेंशनल सिंबल क्या लिखते हैं हम कैपिटल एम। नेक्स्ट लेंथ का एसआई यूनिट होता है आपका मीटर और डायमेंशनल सिंबल होता है कैपिटल एल। नेक्स्ट टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड और इसका डायमेंशनल सिंबल कैपिटल टी। नेक्स्ट टेम्परेचर एसआई यूनिट है केल्विन, डिग्री सेल्सियस प्रैक्टिकल यूनिट, और इसका डायमेंशनल सिंबल टी तो नहीं लिख सकता टेम्परेचर क्योंकि टाइम ऑलरेडी है, तो आप के लिख सकते हैं या फिर थीटा। मोस्टली यूज्ड केल्विन के ही होता है, उसके यूनिट पे बेस्ड। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर, और फिर से इसका सिंबल आप ए या आई लिखेंगे, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ए होगा। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट होता है मोल, ठीक है, और इसका सिंबल भी डायमेंशनल सिंबल भी मोल होता है। नेक्स्ट है लुमिनस इंटेंसिटी, इसका एसआई यूनिट है कैंडेला, ठीक है, इसको मैं फुल नेम लिख देता हूं, दिस इज नोन एज कैंडेला, और इसका डायमेंशनल सिंबल भी क्या है सीडी। तो ये है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके एसआई यूनिट्स एंड डायमेंशनल सिंबल्स। तो स्टूडेंट ये तो है कि कैसे इनको रिप्रेजेंट किया गया डायमेंशनली, जो हम आगे डायमेंशन चैप्टर में देखेंगे। अभी हम बस नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इनके यूनिट क्वांटिटी को कैसे कैसे डिफाइन किया गया, ठीक है। 1 केजी क्या था, 1 मीटर किसे बोला था, 1 सेकेंड क्या था, 1 केल्विन क्या था, 1 एम्पियर, 1 मोल, 1 कैंडेला को कैसे डिफाइन किया, क्योंकि हर फिजिकल क्वांटिटी के पास कोई ना कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन जरूर होगा। तो ये अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो स्टूडेंट होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, और अपना फीडबैक और कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, और दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएं। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।